इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीडर होंग की तरफ से ईमेल रिसीव होने के बाद लुओ फेंग और वॉरियर ली शैन दोनों ही लीडर होंग से मिलने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स में आ गए थे। और अब यहाँ हम देख पाते हैं कि तीनों ब्रदर्स चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी लीडर होंग लुओ फेंग से कहते हैं इस बार अर्थ पर जो प्रॉब्लम हुई वो सिंपल नहीं थी। फेंग चौंकते हुए कहता है, ब्रदर आपने इतनी जल्दी पता लगा लिया। ये कहते कहते में वो तीनों ब्रदर्स ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं, इसलिए अपनी अपनी चेयर पर बैठते हुए लीडर होंग लुओ फेंग से कहते हैं, मुझे ये भी पता चला कि इस सारी सिचुएशन के दौरान अर्थ के सभी ह्यूमंस को दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया था। उन्हीं में से मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू कांटेक्ट किया और फिर जब मैंने इस सारे मामले की तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि वल्नरेबल फायर इरोजन खुद अर्थ पर विजिट करने गए थे। लीडर होंग की ये बात सुनकर फेंग हैरानी के साथ कहता है, आपने जॉइंट जी बैटल अरीना जैसी जगह जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रिक्टली मैनेज की जाती है उसमें ऐसे हाई लेवल फिगर के एक्शंस और मूवमेंट्स के बारे में पता लगा लिया जो कि हाईली क्लासिफाइड हैं। कैसे? लुओ फेंग के मुंह से ये सुनकर के लीडर होंग ने ऐसा किया है। वॉरियर ली शैन इंप्रेस्ड होते हुए उन्हें थम्स अप करते हैं। अब लीडर होंग लुओ फेंग की बात का आंसर करते हुए कहते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप मुझे ये बताएं कि क्या वल्नरेबल फायर इरोजन ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? इस पर फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनकर लीडर होंग फेंग की तरफ आगे झुकते हुए एक बड़ी सीरियस सी लुक देते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकेगा। लीडर होंग को इतना ज्यादा सीरियसली ये कहता हुआ देखकर फेंग हैरान हो गया था और वो कहता है, आपका ऑरा, डोंट टेल मी कि आपने भी इस इशू को रिजॉल्व करने में कंट्रीब्यूट किया है। लीडर होंग खड़े होकर चलते हुए कहते हैं, मैं ऐसा करने के लिए इतना कैपेबल नहीं। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि वॉइड गोल्डन मास्टर मेरा साथ देने को तैयार थे। ये सुनना ही था कि वॉरियर ली शैन को तो बहुत बड़ा शौक लगता है और वो नीचे गिर चुके थे और फिर खड़े होते हुए कहते हैं, वॉइड गोल्डन मास्टर? उनके सामने तो इवन वल्नरेबल फायर इरोजन जैसे पावरफुल फिगर को भी हर हाल में उनके ऑर्डर्स को ओबे करना होगा। वो कितनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। वॉरियर ली शैन की बात पूरी हो जाने के बाद लीडर होंग लुओ फेंग से कहते हैं, थर्ड ब्रदर आपको पता होना चाहिए केओस सिटी में टोटल 52 केओस मॉन्यूमेंट्स हैं। ये कहते साथ साथ वो होलोग्राम और वर्चुअल यूनिवर्स का इस्तेमाल करते हुए विजुअल्स के थ्रू लुओ फेंग को वो सब कुछ दिखा भी रहे होते हैं और साथ ही साथ हम भी देख पाते हैं। और इन 52 मॉन्यूमेंट्स में से एक ये है जिसे कि कहा जाता है टियांजू केओस मॉन्यूमेंट। फेंग उस मॉन्यूमेंट को देखते हुए कहता है, द टियांजू केओस मॉन्यूमेंट, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये तो 52 केओस मॉन्यूमेंट्स में से टॉप 10 में शामिल है। इसकी पावर तो 9 यूनिवर्सिटी स्टॉर्म स्टोन के बाद सेकंड नंबर पर आती है जिसे मैं भी कल्टीवेट कर रहा हूँ। तो अब लीडर होंग फेंग को आगे बताते हैं, इसके क्रिएटर वॉइड गोल्डन मास्टर हैं जो कि अभी इस वक्त यूनिवर्स मास्टर लेवल पर है, यूनिवर्स वल्नरेबल से एक लेवल ऊपर। ये सारी इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद वॉरियर ली शैन की हैरानगी की तो कोई हद ही नहीं रहती और हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त उनकी क्या हालत हो चुकी थी और वो इसी हालत में कहते हैं, ब्रदर आप भी इवन इतने बड़े पावरफुल बीइंग को जानते हैं? लीडर होंग उनका आंसर करते हुए कहते हैं, ये तो बस लक है। इस पर वॉरियर ली शैन मुंह चिढ़ाते हुए कहते हैं, लक? आपने ये इतना कैजुअली कह दिया, अब चले जल्दी करें, आगे बताएं, मुझे और जानना है। लीडर होंग बताना शुरू करते हैं, ये सब स्टार्ट हुआ जब मैंने इल्यूजन सी को चैलेंज किया था। अब क्योंकि फेंग अभी उसके बारे में जानता है इसीलिए वो कहता है, इल्यूजन सी? ब्रदर आपने अपने इनर कंपोजर के साथ जरूर इम्प्रेसिव रिजल्ट्स अचीव किए होंगे। इसी के साथ फेंग भी काफी एक्साइटेड हो चुका था और वो खड़े होते हुए कहता है, मुझे बताइए ना आप किस लेवल तक पहुंचे? लीडर होंग बताते हैं, बड़ी कोशिशों के बाद मैं थक हार कर सिर्फ 21st आइलैंड तक ही पहुंच पाया, लेकिन ये वो हद है जिसे मैं अभी तक पार नहीं कर पाया। हम देख पाते हैं कि लीडर होंग तो ये बताते हुए निराश हो चुके थे, पर फेंग चौंकते हुए कहता है, 21st आइलैंड? और साथ ही वो काफी हैरान भी हो चुका था। पर वॉरियर ली शैन बिल्कुल शांत बैठे होते और कहते हैं, तो ब्रदर आप भी फेल हो सकते हैं। वॉरियर ली शैन की तरफ से इतना ठंडा रिस्पॉन्स पाकर और उन्हें ना चौंकते हुए देखकर फेंग उनसे पूछता है, सेकंड ब्रदर आप इस बारे में क्या जानते हैं? वॉरियर ली शैन इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था। तो इसीलिए फेंग उन्हें बताता है और कहता है, सेकंड ब्रदर आपको पता भी है वो सिर्फ कामयाबी से एक कदम पीछे थे क्योंकि वहाँ इल्यूजन सी में सिर्फ 22 आइलैंड्स हैं। ये सुनते ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो कहते हैं, क्या? और इसी के साथ वो पूरी तरह से जमकर पत्थर बन गए थे और हमें यहाँ पर ऐसा साउंड सुनाई देता है जैसे कि वॉरियर ली शैन की हार्ट बीट बिल्कुल ही खत्म हो
चुकी है। तो इस पर मिस्टर वू उन्हें फौरन से इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो भी थक हार कर वापिस चले गए थे। फैंग अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप उस इल्यूजन सी में जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, उसका प्रेशर हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर उतना ही ज्यादा टेरिफाइंग होता जाएगा। 10th आइलैंड का प्रेशर अनडाइंग बींग्स की डिवाइन कॉन्शियसनेस से आता है और 21st आइलैंड का प्रेशर यूनिवर्स वल्नरेबल के बराबर होता है। पास्ट में जब मैं इल्यूजन सी में गया था तो तब मैं सिर्फ 9th आइलैंड तक ही पहुंच पाया था, लेकिन फर्स्ट ब्रदर ने तो इसे ऑल द वे 21th आइलैंड तक पहुंचा दिया। ये कहते हुए फैंग अपनी चेयर से खड़ा होते हुए डबल थम्स अप करते हुए कहता है, दैट्स ट्रूली इम्प्रेसिव। वॉरियर ली शेन जो कि पत्थर बन चुके हैं, वो भी उस पत्थर को तोड़ते हुए उसके अंदर से बाहर निकलते हैं और सैल्यूट करते हुए कहते हैं, रिमार्केबल। इस वक्त तो लीडर होंग के लिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लीडर होंग चुपचाप इनकी मस्ती को देख रहे थे और फिर कहते हैं, शायद यही वजह है कि जाइंट जी अरेना के फाउंडर को मुझ में इंटरेस्ट आ गया। इवन उसने मुझे अपना डिसाइबल भी बना लिया। ये सुनकर तो मानो जैसे वॉरियर ली शेन की बॉडी से उनकी आत्मा ऑलमोस्ट निकल ही चुकी थी। उनका मुंह और आंखें दोनों ही फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड। इवन फैंग भी उछलते हुए कहता है, जाइंट जी अरेना का फाउंडर, वो तो पूरी ह्यूमैनिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ फैंग और वॉरियर ली शेन की तो हालत खराब हो चुकी थी, पर फिर भी लीडर होंग बड़े शांत वे में कहते हैं, ऑफ कोर्स, पर जब तक मैं किंग लेवल की अनडाइंग स्टेज तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो खुद पर्सनली मुझे सिखाएं। और यही वजह है कि उन्होंने मुझे गाइड करने के लिए वॉइड गोल्डन मास्टर को अरेंज किया। इस पर वॉरियर ली शेन एक्साइटेड होते हुए लीडर होंग के पास आकर बड़ी खामोशी से उनसे कहते हैं, अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो अभी तुम्हें डायरेक्टली वॉइड गोल्डन मास्टर सिखा रहे हैं और साथ ही साथ इन फ्यूचर तुम जाइंट जी बैटल अरीना के फाउंडर से डायरेक्टली गाइडेंस लोगे। कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारे बिहाफ पर वॉइड गोल्डन मास्टर ने अर्थ के मामले में इंटरफेयर किया और उन्हीं की वजह से इवन वल्नरेबल फायर इरोजन को हमारे थर्ड ब्रदर को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करनी पड़ी। ये कहते हुए वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। तभी लीडर होंग आगे कहते हैं, सेकंड ब्रदर, मैंने आपको भी वॉइड गोल्डन मास्टर को रिकमेंड किया है। उन्हें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। जहां तक मैं जानता हूं तो उन्होंने आपके लिए अपने एक डिसाइबल को अरेंज किया है ताकि वो आपको अपने स्टूडेंट के तौर पर ले जाएं। मे भी वो आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करें। ये सारी बात सुनकर वॉरियर ली शेन पहले तो शॉक हो गए थे और फिर जैसे जैसे आगे सुनते जा रहे थे वैसे वैसे साथ ही साथ खुश होते जा रहे होते हैं और उनकी बात पूरी होने के बाद कहते हैं, ओ माय ब्रदर। ये कहने के बाद वो हाथ जोड़ते हुए उनके सामने बाव करते हुए कहते हैं, मैं आपको वाकई बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तभी अचानक से उनके माइंड में कुछ आता और वो कहते हैं, ओह नहीं। ये कहने के बाद वो अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाते हुए कहते हैं, सभी ब्रदर को ग्राउंड पर बाव करो। ये कहते हुए लीडर होंग के सामने बार बार झुकने लगते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी है। इवन लुओ फेंग और लीडर होंग अपना पेट पकड़कर इस पर हंसने लगे थे और फिर वॉरियर ली शेन भी हंसने लगते हैं। अब इस सब के बाद फिर तीनों ब्रदर्स एक दूसरे के साथ अपनी फिस्ट टकराते हैं और लुओ फेंग कहता है, थैंक गुडनेस, आप दोनों ने फर्स्ट एंड सेकंड ब्रदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज रिसीव्ड की हैं। चलो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। ये कहते हुए तीनों ब्रदर्स एक दूसरे के लिए चेयर करते हैं और काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद फिर लुओ फेंग के माइंड में कुछ आता है और वो लीडर होंग से कहता है, बाय द वे ब्रदर, जाइंट जी अरेना से सभी यूनिवर्स वल्नरेबल्स अर्थ को परचेज करना चाहते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इस पर लीडर होंग कहते हैं, बिल्कुल, मैं इसी के बारे में तो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो लुओ फेंग और वॉरियर ली शेन को अपने साथ वर्चुअली चांद पर ले आते हैं और अर्थ को देखते हुए कहते हैं, मेरे मन की शांति को बहुत ही रेयर समझा जाता है और हमारे थर्ड ब्रदर को एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस रिकॉग्नाइज किया गया है। इसलिए जब हम सभी लोगों की नजरों में आए तो उनके माइंड में एक ही बात आई, दो जीनियसिस सेम प्लेनेट पर पैदा हुए, वो भी सेम एरा में। ये बहुत अजीब है। हालांकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इसी कोइंसिडेंस की वजह से जाइंट जी बैटल अरीना के फाउंडर को यह शक होने लगा कि अर्थ स्पेशल है। तो इसीलिए उन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और उन्हें काफी देर के बाद पता चला कि अर्थ तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपाई हुई है। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें यह पता चला कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ को एलियन पावर के थ्रू मॉडिफाइड किया जा रहा था। इवन के इससे सराउंडिंग्स के थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स भी इफेक्टेड हुए थे। एलियन पावर के मॉडिफाइड किए जाने की वजह से अब अर्थ पर मौजूद जितने भी ह्यूमंस हैं, उनकी सोल्स बड़े ही यूनिक और स्पेशल वे में इवॉल्व होती हैं और जो कोई भी अपनी लिमिट्स को पुश कर पाने में कामयाब हो पाता है, उनकी स्पिरिचुअल पावर का लेवल ऑर्डिनरी ह्यूमंस को सरपास कर देता है। और ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्स की एक पावरफुल रेस जिसका कि नेम है फ्लेम गॉड क्लैन, वो भी उसी ही एलियन पावर के थ्रू क्रिएट की गई थी। इवन जाइंट जी बैटल अरीना के फाउंडर भी उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। लीडर होंग से ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद लुओ फेंग कहता है,
फ्लेम गॉड क्लैन। और फिर वो बताता है कि मैंने एक बार अर्थ पर एक मेटल प्लेट डिस्कवर की थी। अब ऐसा लगता है कि वो उस फ्लेम गॉड क्लैन की ही ट्रेनिंग मैनुअल होगी। इसके अंदर मौजूद इंस्क्रिप्शंस और पावर्स ऑलरेडी ही हैरानकुन है। और इसमें मौजूद लैंग्वेज से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जरूर उसी एलियन फोर्स के थ्रू ही क्रिएट की गई है। ये बताते हुए फैंग उस मेटल प्लेट को लीडर होंग और वॉरियर ली शन को भी दिखाता है। उसे देखने के बाद लीडर होंग बताते हैं फ्लेम गॉड क्लैन फिजिकल एवोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ में लैग कर रहे थे। तो इसीलिए उस एलियन पावर ने एक बार दोबारा से अर्थ को मॉडिफाइड किया, एक ऐसी न्यू रेस को क्रिएट करने के लिए जो कि स्पिरिचुअल पावर में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखती हो और तेजी से ग्रो करे। और इस तरह की मॉडिफिकेशंस कर पाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई भी अचीव कर लेगा। हालांकि इतने पावरफुल फिगर्स अर्थ के पीछे पड़े हुए हैं और अगर वो चाहते तो अर्थ को इजीली गायब कर सकते थे, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अर्थ को इसके सोलर सिस्टम से मूव किया गया तो इसके आसपास की सराउंडिंग स्टार्स के ना होने की वजह से उस एलियन पावर का इफेक्ट इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत सारी फोर्सेस ने अर्थ पर नजर रखी हुई है। ये सब कुछ बता देने के बाद लीडर होंग और वॉरियर ली शन वापिस लौट जाते हैं। इधर हम फैंग को देख पाते हैं जो कि रूम में बैठा वाइन पीते हुए सोच रहा होता है। एक तरह से देखा जाए तो अर्थ एक इंक्यूबेशन ग्राउंड है जिसे किसी एलियन पावर ने अपनी बहुत ही मेहनत और कोशिशों के बाद क्रिएट किया है, और इसी वजह से इसकी वैल्यू इमेजरेबल है। अभी के लिए इसे कंट्रोल कर पाना मेरी एबिलिटी के बियॉन्ड है। अब बस मैं वेट ही कर सकता हूँ और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और जॉइंट जी बैटल एरिना को आपस में इसके लिए फाइट करते हुए देख सकता हूँ। इसी के साथ अब व्यू चेंज होता और हमें लुओ फैंग के वर्चुअल यूनिवर्स के विला के 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि फैंग किसी के आने का वेट कर रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर जियान टियान चैन होते हैं। वो वहां पर आते ही लुओ फैंग का नेम लेते हैं, जिसे सुनते ही फैंग एकदम से चौकन्ना हो गया था और हैरानी के साथ कहता है, ये तो वनरेबल 9 फोर्स हैं, ये इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था इन्हें आने में कई महीने लग जाएंगे। ये सोचते हुए फैंग जल्दी से उन्हें लेने के लिए जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर जियान टियान चैन के साथ लोंगयू भी आई हुई थी। फैंग के उनके नजदीक पहुंचते ही मास्टर जियान टियान चैंग फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं आज यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बिहाफ पर तुमसे अर्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अब इसके बाद फिर उनके बीच में डिस्कशन शुरू होता है, जिसमें मास्टर जियान टियान चैन लुओ फैंग को बताते हैं शुरू से ही क्यानवू यूनिवर्स किंगडम कंपनी की सुपरविजन के अंडर ऑपरेट किया जा रहा है। लॉजिकली कहूँ तो अगर कंपनी हमें ऑर्डर इशू करती है तो हम अर्थ को लेकर तुम्हारे जितने भी राइट्स हैं उन सबको खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर तो फैंग को भी झटका लगता है और वो सोच में पड़ गया था। तभी मास्टर जियान टियान चैन आगे कहते हैं, हाउएवर फिर भी कंपनी ने इस मामले को तुमसे फॉर्मली प्रोसीड करने और अर्थ को तुम्ही से परचेज करना चूज किया, और इसीलिए उन्होंने इसके लिए तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए हैं। तुम सिर्फ उनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। और फिर वो लोंगियो को उन ऑप्शंस को लुओ फैंग को बताने को कहते हैं, जिस पर लोंगियो फैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। उन्हें पढ़ते हुए फैंग कहता है, इसे भला हम एक चॉइस कैसे कह सकते हैं, इन्होंने तो यहाँ मेरे रिफ्यूजल की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ये सब देखते हुए मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने किसी एक ऑप्शन को चूज नहीं किया तो ये जबरदस्ती अर्थ से मेरी ओनरशिप को हटा देंगे, जिस पर मैं कुछ कर भी नहीं सकूंगा, और अभी के लिए मैं इन्हें रोकने के लिए भी बिल्कुल पावरलेस हूँ। तभी इधर लोंगियो भी फैंग को बताती है, पहला ऑप्शन है कि तुम पूरी की पूरी अर्थ को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को सेल कर दो। इसके बदले में कंपनी तुम्हें 200 बिलियन हुन युआन्स देगी, और फिर अर्थ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो सारे कंपनी खुद मैनेज करेगी, और तुम उस अनडाइंग वनरेबल को जो आइलैंड देने के लिए एग्री हुए थे उसका इंतजाम भी कंपनी के थ्रू किया जाएगा। और तो और तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कंपनी इस पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अर्थ के सभी ह्यूमंस लैंड पर रहना कंटिन्यू रखें, लेकिन अर्थ के ओशियंस की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग एयर स्पेस, वो सारी की सारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बेच दी जाएगी, और इसके बदले में तुम्हें 50 बिलियन हुन युआन मिलेंगे। ये भी 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किए जाएंगे। फैंग उनकी ये सारी बातें सुनते हुए बड़ी खामोशी से सोच रहा होता है और अपनी ही कश्मकश में पड़ा हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद लोंगियो फैंग से पूछती है, तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? पर जब फैंग थोड़ी देर तक कोई भी आंसर नहीं देता तो लोंगियो कहती हैं, तुम्हें जरूर इन्हीं में से ही एक चूज करना होगा। इस पर फैंग अपने दांत पीसते हुए बड़ा ही परेशान होते हुए कुछ सोचने के बाद फिर कहता है, मैं सेकंड वाले को चूज करता हूँ। ये सुनकर मास्टर जियान टियान चैन कहते हैं, सेकंड ऑप्शन? इसमें तो 150 बिलियन हुन युआन्स का डिफरेंस है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इसका इस्तेमाल करते हुए तुम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस का इस्तेमाल कर सकते हो। आर यू श्योर कि तुम इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहते? इस पर फैंग आंसर करते हुए उन्हें कहता है, मेरा होमलैंड, जब तक कि कोई और रास्ता है मैं अपने वतनवासियों को उनकी बर्थ प्लेस से दूर होने नहीं दूंगा। फैंग का यह आंसर सुनकर मास्टर जियान टियान चैन कहते हैं,
ऐसा इतना बड़ा फॉर्च्यून अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो इसके बारे में बहुत सोचता और मैं इसे लॉस कंसीडर करता, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ अपने होमलैंड के लिए इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर गिव अप करने के लिए तैयार हो। ये वाकई काबिले तारीफ है। ठीक है, तुम सेकंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तो अब इस सब के बाद फेंग उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जिऊ जियांग और लोंगयू के चले जाने के बाद लुओ फेंग बेचारा गम में डूबा होता है और एक के बाद एक वाइन की बोतल पीते जा रहा था। तभी बबाता वहां पर अपीयर होते हुए बताती है, यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक ने हमें पैसे सेंड कर दिए हैं जो कि 5 बिलियन हुन युआन्स है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वाकई तेजी से काम करती है। इस पर हम देखते हैं कि फेंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और बस हल्का सा कह देता है फेंग को इस हालत में देखकर बबाता उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझे खुश नहीं लग रहे। इस पर फेंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं कितना पावरलेस हूँ। ये कहते हुए फेंग खड़ा हो जाता है और लड़खड़ाते हुए चलते हुए साथ साथ कहता है, जब मैं जाइंट जी बैटल अरीना और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को फेस कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि मैं इवन वनरेबल फायर इरोजन और वनरेबल 9 स्वॉर्ड्स के अगेंस्ट और इवन किंग यांजू के सामने रेजिस्ट कर पाने की भी मेरे पास कोई पावर नहीं है। इस पर बबाता फौरन से उसके पीछे अपीयर होते हुए उसके सर पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहती है, कमजोर होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कमजोरी के सामने हथियार डाल देना सबसे बड़ी गलती है। इवन जॉइंट जी अरीना के ग्रेट फाउंडर्स और यूनिवर्स के पीक बींग्स को भी अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। बबाता के सिर्फ इतना सा ही समझाने से लुओ फेंग को समझ आ चुका था और वो कहता है, बबाता तुमने सही कहा, अभी के लिए मुझे यही करना है कि मैं आगे बढ़ता रहूं और खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए टेम्पर्ड करूं जब तक कि मैं यूनिवर्स में एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस ना बन जाऊं। ये कहते हुए फेंग घर से मिली हुई मेटल प्लेट को निकालते हुए कहता है, और अब मुझे जरूरत है फ्लेम गॉड क्लैन की इस मेटल प्लेट को डीपली स्टडी करने की जिसे माइटी बींग्स ने बनाया था। अब मेरे न्यू आर्मर के इक्विपमेंट और मेरी फुल पावर के साथ मुझे पूरा यकीन है कि ये तेजी से इंप्रूव करने में मेरी हेल्प करेगा और इसके अलावा जब ये मैटर सेटल्ड हो जाएगा तो मैं जरूर केओस सिटी वापस जाऊंगा क्योंकि 9 यूनिवर्सिटी स्टॉर्म से मेरी प्रोग्रेस और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पावर्स ग्रेटली इंप्रूव होंगी। हाउएवर इसका मतलब ये भी है कि स्पेस टाइम कोडेक्स का वॉल्यूम 3 जल्दी ही मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा और मुझे वॉल्यूम 4 को खरीदने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसे खरीदने के लिए मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स चाहिए होंगे। पर फेंग के पास तो इसकी सिर्फ हाफ अमाउंट होती है। अभी वो इतना कहते हैं कि तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक न्यू मिशन है। अगर फेंग इस मिशन को पूरा करता है तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से उसे 2 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। ये जानने के बाद कि वो इस मिशन से मिलने वाले पॉइंट से स्पेस टाइम कोडेक्स का वॉल्यूम 4 खरीद सकता है, फेंग फौरन से उस मिशन की डिटेल्स देखने लगता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक चेन मिशन है जिसकी 4 स्टेजेस होंगी और सेकंड स्टेज तक जाने के लिए पहली स्टेज का स्कोर एटलीस्ट 80% होना चाहिए। फेंग ये पढ़कर काफी हैरान हो रहा था तो बबाता उसे बताती है, हाँ ये काफी चैलेंजिंग होगा लेकिन इसका रिवॉर्ड भी तो कितना ज्यादा है, हमें 2 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर वो फेंग को इस मिशन की डिटेल बताने लगती है। वो बताती है कि पहले मिशन में तुम्हें फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के 18 बोर्ड मेंबर्स जो कि स्लेव ट्रेडिंग ग्रुप है उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना होगा और इस मिशन के सारे प्रोसेस को सिर्फ तुम अकेले ही पूरा करोगे और साथ ही जब तुम ये कर रहे होगे तो तुम्हें इसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को लाइव स्ट्रीम करके दिखाना होगा। वो सब तो ठीक था पर शायद फेंग फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए वो कहता है फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर वो बात उसे स्क्रीन पर उन लोगों को दिखाते हुए बताना शुरू करती है, ये ना सिर्फ लोगों को स्लेव बनाते और टॉर्चर करते हैं बल्कि ये पावर के लिए यूनिवर्स से दूसरे लोगों को भी किडनैप करते हैं, वो भी सिर्फ अपनी टॉर्चर और किलिंग की ट्विस्टेड हॉबीज को सेटिस्फाई करने के लिए। और इन स्लेव्स में जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा किया जाता है, मैं उसके बारे में यहाँ पर बता भी नहीं सकता। ये सब कुछ जानने के बाद फेंग कहता है, ये सब कुछ सिर्फ एक पावरफुल फैमिली के बैक सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है और यही वजह है कि इन्हें किसी का भी डर और खौफ नहीं है। ये लोग बिना किसी भी हिचकिचाहट के ये काम करते जा रहे हैं। अगर इनके जैसा कोई मेरी लुओ फैमिली में होता तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करता। ये कहते हुए फेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है तो वो बाता उससे कहती है, और हाँ इस मिशन में तुम्हें फुल अथॉरिटी ग्रांट की गई है, यानी कि तुम अपनी मर्जी से जो चाहो कर सकते हो। फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के उन 18 डायरेक्टर्स की जिंदगियां और उनके अंडर कंट्रोल में जितने भी स्लेव्स हैं उन सब का फ्यूचर, ये सब अब तुम्हारे हाथ में है। तो इस पर फेंग कहता है,
हाउएवर इस मिशन में सिस्टम क्लियर स्कोरिंग में थोड़ा सा लैग करेगा, लेकिन फिर भी मिशन को कंप्लीट कर पाने के लिए 80% तक का रेट अचीव कर पाना आसान नहीं होगा। इसलिए अब हमें फर्स्ट स्टेज को बहुत ही केयरफुली अप्रोच करने की जरूरत है। इस पर वोबाता फैंग को सामने स्क्रीन में मैप दिखाते हुए कहती है, मैंने पहले ही सबसे अच्छे रास्तों का मैप तैयार कर लिया है और इस जर्नी में तुम्हारा पहला डेस्टिनेशन जो कि है प्लेनेट BC, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 5 महीने और 8 दिन लगेंगे। इस टाइम के दौरान तुम फ्लेम गॉड क्लैन की मेटल प्लेट को समझने में अपना पूरा फोकस लगा सकते हो और इस तरह से तुम एक ही वक्त पर अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर लोगे और साथ ही पॉइंट्स भी अर्न कर लोगे। इसी के साथ हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि जैसे वो वाता ने सब कुछ प्लान किया था सब वैसे का वैसा ही हो रहा होता है। फैंग अपने स्पेसशिप में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो भी अपने इनर वर्ल्ड में, और साथ ही वो लोग तेजी के साथ अपने डेस्टिनेशन की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। फैंग कई दिनों की कल्टीवेशन के बाद ध्यान लगाते हुए अपनी बॉडी को फील करते हुए हमें बताता है, इस यूनिवर्स में हमारे वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंचने के बाद जेनेटिक एवोल्यूशन बिल्कुल ही रुक जाती है, लेकिन अब मैंने इस मेटल प्लेट में मौजूद इनकम्प्लीट सीक्रेट मैनुअल से यूनिवर्स के लॉज को भी सप्रेस कर दिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपनी बॉडी के अंदर अपना खुद का इंटरनल यूनिवर्स बना पा रहा हूँ और साथ ही साथ अपने जेनेटिक एवोल्यूशन को भी कंटिन्यूसली बढ़ा रहा हूँ। जहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग अपनी बॉडी के अंदर हो रहे इन सभी चेंजेस को फील करता हुआ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे इसमें तकलीफ होने लगी थी और उसके चेहरे पर क्रैक्स आने लगते हैं। तो वो कहता है, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, पर खुशकिस्मती से जब तक मेरा रियल कोर सही सलामत है मैं अपने आप को दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। और इधर हमें बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है कि फैंग ये प्रोसेस करते करते में एक बार फेल भी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ह्यूमन बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसने फिर से अपने आप को गोल्डन हॉर्न बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से क्रिएट कर लिया था। और अब हम देख पाते हैं कि कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद फैंग अपनी इस कल्टीवेशन के प्रोसेस में कामयाब हो चुका होता है और अब फिर कहता है, ट्रेनिंग के बाद अब मेरी ह्यूमन बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले में डबल हो चुकी है, जबकि मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है। इसी के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी टेल से सिर्फ एक हल्का सा स्लैश लगाता है और उसी से ही फैंग के इनर वर्ल्ड में तबाही मच गई थी, जिसे देखते हुए फैंग कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरी अर्थ पर सर्च किया लेकिन फिर भी मैं सेकंड मेटल प्लेट को नहीं ढूंढ पाया। फैंग अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वाता उसके पास अपीयर होते हुए कहती है, लुओ फैंग हम पहुंच गए। इसी के साथ सीन कट होता और हमें फैंग के स्पेसशिप को प्लेनेट BC की ऑर्बिट के अंदर इंटर होता हुआ दिखाया जाता है। उस प्लेनेट को देखते हुए फैंग कहता है, ये है प्लेनेट BC। कि तभी इतने में वाता फैंग के पास आती है और उसे बताती है, मैंने तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर दिया है, अब तुम्हारे सारे एक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू मॉनिटर भी किया जाएगा। तो इस पर फैंग भी सीरियस हो जाता है। तभी सीन कट और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट BC के अंदर का व्यू, जहां हम यहां रहने वाले लोगों को देख पाते हैं जो कि इस जगह के खूंखार बीस्ट से मेडिसिनल हब्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं और ये लोग कुछ भी गड़बड़ी ना कर सके और ना ही यहाँ से भाग सके, इसके लिए इनके ऊपर कुछ रोबोट्स छोड़े गए होते हैं जो कि इन्हें हर पल मॉनिटर कर रहे थे और अगर ये कुछ गलती करेंगे या आलसी होंगे तो वो इन पर अटैक करते हुए उन्हें उसी वक्त जान से मार देंगे। जहाँ हम देख पाते हैं कि हालांकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी इन मॉनिटर कर रहे रोबोट्स के सामने बेबस होते हैं और इस वक्त इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और ये बहुत ही ज्यादा वीक भी हो चुके थे। इवन इनमें से एक बच्ची तो नीचे गिर चुकी थी। इससे पहले कि वो रोबोट उसे जान से मार पाता, उसके फादर ने उसे जल्दी से खड़ा करते हुए बचा लिया था और इन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी ये रुक नहीं सकते और वो साथ ही साथ अपनी फैमिली को ये भी बोल रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मेडिसिनल हब्स इकट्ठा करने होंगे, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी फैमिली मारी जाएगी। तभी हम इस जगह के एक इलाके का सीन देख पाते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग यही काम कर रहे होते हैं और इतने में ही वहां पर आती हैं कुछ काफी बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स, जिन्हें देखते ही यहाँ पर हम जो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने अपने घरों की तरफ भाग जाते और कहते हैं, भागो डीमंस आ गए। यहाँ इस गांव में तो हर तरफ हल्ला मच गया था और कुछ ही देर में पूरा का पूरा गांव एकदम शांत और सुनसान हो जाता है। घरों में मौजूद सभी बड़े अपने अपने बच्चों को चुप करवा रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने जरा से भी हलचल की तो वो जान से मारे जा सकते हैं। तभी इधर बाहर हम एक वॉरियर को देखते हैं जो उस मेडिसिनल हब को पकड़ते हुए सूंघकर उसकी स्मेल लेता है और मदहोश हो जाता है और फिर खुद को संभालते हुए कहता है, इस जाइंट ट्री ट्राइब का चीफ कहाँ है? जल्दी से बाहर आओ वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही विलेज चीफ जल्दी से भागे भागे आ जाते हैं और वो लड़खड़ाते हुए गिर भी गए थे। इवन वो अपने घुटनों पर इनके सामने जमीन पर अपना सर झुकाए बैठे होते हैं। वो वॉरियर चीफ के पास आते हुए उनसे कहता है, जाइंट ट्री ट्राइब, पिछले साल तुम लोग हमारे लॉर्ड कलाची को रिक्वायर्ड फ्लेम रेनबो ग्रास के सिर्फ 30% डिलीवर करने में ही फेल हो गए थे, इसीलिए अब तुम्हें उस 30% को अपने ट्राइब की पॉपुलेशन से कंपनसेट करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्लैन चीफ का तो खून खोल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, पर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इवन वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब आखिर इन बेचारों का क्या होगा। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।